हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे गुप्ता एज को और उसमें हम सोसाइटी को देख रहे थे, जिसमें हमने 28 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 29 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और आपको पता है कि एनसीईआरटी के एमसीक्यू जो सीरीज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए और किसी भी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी को एमसीक्यू के थ्रू पढ़ें तो हमें पता चलता है कि एनसीईआरटी का कौन सा जो लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद आप ज़रूर जो है बुक्स को जाके पढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 29th नंबर क्वेश्चन से। द सोसाइटी ड्यूरिंग द गुप्ता एज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ न्यूमरस सबकास्ट which among the following reason were responsible for the proliferation of the caste into the subcaste। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो पहला है assimilation of large number of foreigners into the Indian society। Large number of tribal people were absorbed in the Brahmanical social order। Origin of Bhakti movements in India। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है वो सब कास्ट में प्रोलिफरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यस, एसिमिलेशन ऑफ लार्ज नंबर फॉर हमने देखा था इंडो ग्रीक, सकास, कुशानस, पार्थियंस, ये सब इंडिया में आके इंडियन कल्चर से इंटीग्रेट हो गए थे। ठीक है, दूसरा लार्ज नंबर जो ट्राइबल्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए थे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही बात है और दोनों ही रीजन है किसके लिए, प्रोलिफरेशन जो कास्ट को हुआ था सब कास्ट में, उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही बात है। ओरिजिन जो था भक्ति मूवमेंट्स का, उसका कास्ट ओरिजिन जो भक्ति मूवमेंट का था वो क्या किया था कि जो भी कास्ट डिस्टिंक्शन थी उसको कम करने की बात की गई थी। ठीक है, कास्टिज्म को जो डिस्क्रिमिनेशन थी कास्टिज्म बेस्ड, उसको कम करने में भक्ति मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। द कास्ट जो प्रोलिफरेट होता है नंबरस सब कास्ट में, और इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, फॉरेनर्स का एसिमिलेशन इंडिया में और दूसरा जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे वो को ब्राह्मणिकल ऑर्डर अपना लेना। ये दोनों ही। और जो भक्ति मूवमेंट्स थी, ऑल्दो वो तो साउथ इंडिया में उनका ओरिजिन हुआ था और नॉर्थ इंडिया में वो बहुत लेट आए थे, लेकिन वैसे भी उनका सब कास्ट में चेंज करने में कोई रोल नहीं था, क्योंकि उनका तो ये था ना कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन थे उसको कम करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, पहले है 30 नंबर है, with reference to the state of religion under the Gupta Empire, which of the following statement are correct। तो जो रिलीजन थी गुप्ता एम्पायर के दौरान उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो वैष्णविज्म बिकेम द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वैष्णविज्म जो होता है प्रोमिनेंट रिलीजियस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, आइडल वर्शिप इन द टेम्पल बिकेम अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स। आइडल वर्शिप जो सबसे पहले स्टार्ट होता है कनिष्का के टाइम पे महायाना बुद्धिज्म में, जो बुद्धा का आइडल के रूप में पूजा किया जाता है, वहीं से आइडल वर्शिप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गॉड को मतलब आइडल जो गॉड का बनाना स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होता है और आइडल वर्शिप जो होता है यहाँ से कंटिन्यू हो जाते हैं और स्टिल आज भी हम इसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं अपनी सोसाइटी में। गुप्ता किंग इन ऑर्डर टू प्रमोट हिंदुइज्म प्रोसिक्यूटेड द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया था, प्रमोट मतलब ऐसा प्रोसिक्यूट नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा था कि गुप्ता एम्पायर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने में। ठीक है, उनका वही करते हैं। अब बताएंगे कौन से जो गुप्ता एम्पायर था वो नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करवाया था। वैष्णविज्म बिकेम द न्यू प्रोमिनेंट रिलीजन। वैष्णविज्म जो है न्यू प्रोमिनेंट रिलीजन हो जाता है और ये विष्णु के फॉलोअर होते हैं उनको वैष्णविज्म कहा जाता है। वैदिक गॉड होते हैं, कृष्ण का फॉर्म होते हैं, अ लेजेंडरी हीरो ऑफ वृष्टि ट्राइब। वृष्टि ट्राइब जो होती है उसके लेजेंडरी हीरो होते हैं। और नारायणा जो होते हैं वो नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड होते हैं और उनका जो वर्शिप होता है वो मर्ज हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि जो कृष्ण जो लेजेंडरी हीरो होते हैं और जो नॉन वैदिक ट्राइबल होते हैं नारायणा, वो दोनों वर्ष मतलब एक में मर्ज हो जाते हैं और वो विष्णु हो जाते हैं। ठीक है,
और वैष्णविज्म एक नया इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। कब से? गुप्ता पीरियड से। आइडल वर्शिप जो है वो कॉमन फीचर हो जाता है यहाँ से। और गुप्ता एम्पायर ने कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया था। ये वैष्णविज्म को प्रमोट करने के लिए वो काफ़ी टॉलरेंट हुआ करते थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ फाहियान अबाउट द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और हमें बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ध्यान रखेंगे। Brahmanas and Buddhist monks were antagonistic to each other. The people were law-abiding and honest, and the punishment were not cruel. Revenue of the state came from the taxes on cultivable land. हमें बताना है यहाँ पे फाहियान के ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स जो थे वो एंटागोनिस्टिक नहीं थे एक दूसरे का रिगार्ड अकॉर्डिंग टू फाहियान। तो फर्स्ट जो हो जाता है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड और थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाता है कि पीपल जो थे वो काफ़ी लॉ अबाइडिंग हुआ करते थे, ऑनेस्ट हुआ करते थे, और जो पनिशमेंट थी वो काफ़ी क्रूएल नहीं थी। रेवेन्यू जो सिस्टम था वो कहाँ से था? मेनली टैक्सेस ऑन द कल्टिवेबल लैंड पे डिपेंड करता था। तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट जो हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। This is the following assertion and reason and choose the correct code. तो रिगार्डिंग जो assertion और reason दिया हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। According to the law giver of the Gupta age, women were allowed to sell and mortgage her immovable property along with their स्त्री धन. The gift of jewelry, ornaments, garments and other similar present made to the bride on the occasion of her marriage were considered as her property. तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है असर्शन का, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाता है करेक्ट। तो क्या है असर्शन में कि जो लॉ गिवर है, जो गुप्ता एज के लॉ गिवर के अकॉर्डिंग वुमेन को अलाउ था किसके लिए? अपने जो मतलब इमूवेबल उनकी जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो स्त्री धन जो उनके मायके से मिलता था उनके शादी के टाइम पे, उनको अलाउ किया जाता था सेल करने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो गिफ्ट मिलता था ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, गारमेंट्स और सिमिलर जो प्रेजेंट्स हुआ करते थे, जो ब्राइड को उनके शादी के टाइम पे मिलता था, वो उनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों में से कोई मतलब जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनरली डॉटर वाज नॉट अलाउड टू इनहेरिट लैंडेड प्रॉपर्टी इन द पैट्रियार्कल कम्युनिटीज इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी लॉ गिवर के अकॉर्डिंग, जनरली जो डॉटर होती थी उनको अलाउ ही नहीं था, मतलब पैट्रियार्कल लैंडेड प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए लैंडेड प्रॉपर्टी, लेकिन अगर जो उनके पास होता था उनको वो अलाउ था सेल करने के लिए और मॉर्गेज रखने के लिए। ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर के रिगार्डिंग हमें बताना है। अब हम देखेंगे कि उनका क्या था। इन संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पोक। तो यहाँ पे बताया है कि संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता वुमेन और शूद्रा। तो जो गुप्ता एम्पायर पीरियड थे, एक संस्कृत प्ले जिसका नाम है मृच्छकटिका, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया, उसमें ये बताया गया है कि जो शूद्रास थे और वुमेन्स थी वो प्राकृत लैंग्वेज यूज किया करते थे। ये तो हमने देखा था मौर्यंस के टाइम पे भी, मौर्यंस के पहले जो वैदिक पीरियड थी उसमें भी हमने देखा था कि जो पीपल्स हुआ करते थे, जो कॉमन पीपल हुआ करते थे, वो संस्कृत नहीं पढ़ा करते थे, संस्कृत नहीं बोला करते थे, वो ब्राह्मणों की लैंग्वेज थी। ठीक है, और संस्कृत प्ले जो है मृच्छकटिका, उसके अकॉर्डिंग भी हमें यही पता चलता है कि जो वुमेन थी और शूद्रास जो थे वो संस्कृत नहीं प्राकृत यूज किया करते थे। ठीक है, और ये क्या बताते हैं? यही तो बताती है ना कि वहां पे कास्ट डिवीजन थी, सोशल डिवीजन हुआ करता था ऑन द बेसिस ऑफ सोशल हायरार्की। 34th नंबर क्वेश्चन है, द 2 meter bronze हाई ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा स्कल्प्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो ये कहाँ से डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया गया है सुल्तानगंज से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। सुल्तानगंज कहाँ पे पड़ता है? सुल्तानगंज आपका बिहार में पड़ता है, भागलपुर के बिहार में। ठीक है, और वहीं से 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज जो है बुद्धा का वो डिस्कवर हुआ है, और इस स्कल्पचर में जो बुद्धा है वो अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा को
पोज ऑफ रीअश्योरेंस भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें दिस इज एग्जाम्पलीफाई विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड, जबकि ऑन द अदर है उनका जो लेफ्ट पाम इज सीन एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि अभय मुद्रा जो बुद्धा की है वो कैसी है। और ये जो आर्ट है ये सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो गुप्ता के द्वारा पेट्रोनाइज था। इसके पहले हमने अमरावती जो कि सतवंश के द्वारा पेट्रोनाइज था, गंधारा आर्ट जो कि कुशानस के द्वारा, मथुरा आर्ट वो भी कुशानस के द्वारा। 35th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, which among the following inscription compiled during the Gupta age suggests that decimal system was unknown in India at the beginning of 5th century AD। तो किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि डेसिमल सिस्टम जो था इंडिया में 5th सेंचुरी एडी तक अननोन था? तो हमें पता चलता है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, बिलोंग करता है ये समुद्रगुप्त से, और इसको लिखा गया था हरिशना जो उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे। और इससे हमें पता चलता है कि 440 एडी तक, मतलब स्टार्टिंग जो बिगनिंग थी 5th सेंचुरी एडी की, तब तक जो इंडियंस थे उनको डेसिमल सिस्टम के बारे में, मतलब डेसिमल सिस्टम के बारे में जानते थे 5th सेंचुरी के एडी तक। यहाँ पे मैंने शायद गलती से इसको पढ़ ली कि वो अवेयर नहीं थे, वो जानते थे 5th सेंचुरी एडी थे, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द एंशिएंट ट्रीटाइज रोमन सिद्धांत कंपाइल्ड ड्यूरिंग गुप्ता एज डील्स विद एस्ट्रोनॉमी। द क्राफ्ट्समैन ड्यूरिंग द गुप्ता एज हैड एडवांस नॉलेज ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जो एंशिएंट ट्रीटाइज है रोमन सिद्धांत था वो कंपाइल किया गया था गुप्ता एज के टाइम पे, जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। दूसरा है क्राफ्ट्समैन जो थे गुप्ता एज के, उनके पास काफ़ी एडवांस नॉलेज हुआ करता था मेटल टेक्नोलॉजी का, तो बिल्कुल है। और इसका हमें अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन्ज इमेज है बुद्धा का, जो हमें कहाँ से मिला है, सारनाथ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। और जो रोमन सिद्धांत है वो लिखा गया आपका संस्कृत में, और ये इन्फ्लुएंस है कहाँ से, ग्रीक आइडिया से। 37th नंबर क्वेश्चन, द आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्ली कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज रिटेंशन ऑफ अशोका, हर्षा, चंद्र और अनंग पाल। तो आयरन कॉलम जो है, आयरन कॉलम जो लोकेटेड है दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में, वो किसके रिटेंशन किसका है, वो है चंद्र का। चंद्र किसको डिनोट करते हैं, चंद्र डिनोट करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि एक गुप्ता रूलर हुआ करते थे, ठीक है। और वो पिलर जो था वो इरेक्ट किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इन द ऑनर ऑफ गॉड विष्णु, और ये ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन बताता है उनकी मेटलर्जी का, ठीक है। और ये पिलर अभी तक कोरोड नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, मृच्छकटिका एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रक डील्स विद। तो मृच्छकटिका जो है वो एक एंशिएंट बुक है जो कि लिखा गया है शूद्रक के द्वारा, तो वो किस चीज़ को डील करते हैं, वो बताता है लव अफेयर, जो रिच मर्चेंट है और उनकी जो बेटी है विद द बेटी ऑफ कॉटिसन, जो कॉटिसन की बेटी है और रिच मर्चेंट के लव अफेयर के बारे में ये बताता है। और इसके बारे में एक स्टोरी भी दी हुई है एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो आप उसको जरूर देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है करेक्ट, ठीक है। मृच्छकटिका जो है उसका मतलब होता है क्ले आर्ट, ठीक है। और ये लिखा गया संस्कृत में किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा, और ये बेस्ट वर्क एंशिएंट ड्रामा है जहाँ पे एक लव अफेयर दिखाया गया कॉटिसन्स की बेटी के और एक रिच मर्चेंट्स के। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। द कंट्रोल ऑफ गुप्ता एम्पायर ओवर इंडिया वाज कंसिडरेबली weakened by the attack of हुनास, which of the following statement are correct about the हुनास। हुनास के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन में, मतलब उनको पिक करने में। There were nomadic tribes from the Central Asia who excelled in horsemanship and used stirrups made of metals. With repeated attack, they became the rulers of Punjab and Kashmir. They settled permanently in India and became the part of the Indian culture. यहाँ पे जो है वो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वो नोमैडिक ट्राइब से कहाँ से, सेंट्रल एशियन नेटिव, और वो काफ़ी एक्सेल थे हॉर्समैनशिप में और यूज़ करते थे स्टिरअप जो कि मेटल का बना हुआ था। रिपीटेड अटैक किया करते थे और वो रूलर्स बन गए थे पंजाब और कश्मीर के,
परमानेंटली सेटल हो गए थे वो इंडिया में और इंडियन कल्चर के पार्ट बन गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। जो स्कंदगुप्ता थे, जो लास्ट ग्रेट रूलर थे मतलब गुप्ता एम्पायर के, उन्होंने हुनाज के अटैक को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था, बट लेकिन उनके जो लेटर सक्सेसर थे उन्होंने उसको हैंडल नहीं कर पाए थे। ठीक है, बाकी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम द किंग फ्रॉम मालवा हु डिफीटेड द हुनाज एंड सक्सेसफुली चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ द गुप्ता रूलर इन सेंट्रल इंडिया। तो वो कौन से मालवा के किंग थे जिन्होंने सक्सेसफुली डिफीट किया था हुनाज को और अथॉरिटी चैलेंज किए थे गुप्ता को सेंट्रल इंडिया में? तो वो थे यशोधर्मन। यशोधर्मन मालवा के रूलर थे जो कि सेंट्रल इंडिया और बॉर्डर करते हैं वो राजस्थान को डिफीट किया था हुनाज को। और किसने गुप्ता रूलर ने डिफीट किया था? स्कंदगुप्ता ने, जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे किसके? गुप्ता के। ठीक है, और वो बिलोंग करते थे किससे? यशोवर्मन बिलोंग करते थे ऑलकीरा फ्यूडेटरी फैमिली से। 41st नंबर क्वेश्चन देखते। There were different causes of downfall of the Gupta Empire. Which of the following was not the cause of downfall? तो बहुत सारे रीजन रहे डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर के, इनमें से कौन सा जो रीजन था वो नहीं था? हुना इन्वेजन, बिल्कुल ये तो रीजन था ही। फ्यूडल सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी रीजन था। एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय लेटर गुप्ताज, तो ये भी सही था। अरब इन्वेजन यहाँ पे रीजन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि रिपीटेड जो अटैक होता है हुनाज का होता है। फ्यूडल सेटअप इनकी जो इकोनॉमी थी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम थी और फ्यूडेटरीज बहुत ज़्यादा हो करते थे जो बाद में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे थे, और ये इंपॉर्टेंट रीजन बना था डिक्लाइन का। और लेटर जो गुप्ताज थे वो बुद्धिज्म को और पैसिफिस्ट पॉलिसी को अपनाने लगे थे। 42nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। Repeated invasion of Hunas weakened the authority of Gupta ruler in western and central India. The governors appointed by the Gupta rulers in North Bengal became independent. In the late 5th and early 6th century AD, Gupta power became confined to the territories of Bihar only. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो ये तो हमने पहले ही देखा कि हुनाज का जो रिपीटेड इन्वेजन था वो बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था गुप्ता एम्पायर को। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में वो सेटल हो गए थे, पंजाब और कश्मीर वाले रीजन में। तो ये बिल्कुल गवर्नर जो अपॉइंट किए गए थे गुप्ता रूलर के, तो वो नॉर्थ बंगाल में वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी एडी में गुप्ता पावर जो था वो कन्फाइन सिर्फ बिहार तक नहीं था, यूपी में भी था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाता है इनकरेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। अब हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रिगार्डिंग गुप्ता डायनेस्टी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौखरी डायनेस्टी व्हिच रोज टू द पावर इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश इन द 6th सेंचुरी एडी? तो कैपिटल क्या था मौखरी डायनेस्टी का जो कि पावर में आई थी उत्तर प्रदेश और बिहार में 6th सेंचुरी एडी में? तो मौखरी डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वो मौखरी डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी। लेट गुप्ता जो थे वो भी अपना पावर मगधा में स्टेब्लिश करते alongside the मौखरीज इन बिहार। 44th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जुडिशियल सिस्टम प्रेवलेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और हमें इसके रिगार्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वेयर क्लियरली डिमार्केटेड। ये बिल्कुल सही बात है। गुप्ता एज का जुडिशियल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि उनके टाइम पे सिविल और क्रिमिनल लॉ को क्लियरली डिमार्केशन किया गया था। ठीक है, थेफ्ट एंड एडल्टरी केम अंडर द सिविल लॉ वेयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी केम अंडर द क्रिमिनल लॉ। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। द गिल्ट ऑफ आर्टिजन्स मर्चेंट्स एंड अदर्स वेयर गवर्न्ड बाय देयर ओन लॉज, ये बिल्कुल ही सही बात है। तो सेकंड जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो थेफ्ट है और एडल्ट्री है वो क्रिमिनल लॉज में आते थे और डिस्प्यूट जो रिगार्डिंग था प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो सिविल लॉज में आता था। 45th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The ancient territories of Davaka and Kamrupa mentioned in the inscription of the Samudragupta were part of modern state। तो कामरूपा से आपको पता चल गया होगा कि ये असम की बात हो रही है यहाँ पे। तो एंशियंट टेरिटरीज जो थे दावक और कामरूपा जो कि समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है वो
रिसेंट में प्रेजेंट स्टेट है, असम के पार्ट है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। During the 4th century AD, the territories of Koshala and Mahakantara, which was included in the region conquered by the Samudragupta, refer to the present day territories of। तो कौशला और महाकंतारा जो है प्रेजेंट डे कौन सी टेरिटरी को डिनोट करते हैं, तो वो डिनोट करते हैं नॉर्थ और वेस्ट ओडिशा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट, नॉर्थ और वेस्ट ओडिशा को डिनोट करते हैं कौशल और महाकंतारा। ड्यूरिंग हिज साउथ इंडियन कैंपेन समुद्रगुप्ता डिफीट करते हैं 12 किंग को। जो महेंद्र होते हैं कौशल के और ब्यागराज होते हैं महाकंतारा के, वो भी डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, पर रीइंस्टेट करते हैं देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन को और बन जाते हैं वो इंपॉर्टेंट वसाल्स और ट्रिब्यूट पे करने लगते हैं किसको, गुप्ताज को। द एंशिएंट प्रोविंस ऑफ पुंड्रावर्धना भुक्ति कम्स अंडर द मॉडर्न टेरिटरीज ऑफ। तो पुंड्रा भुक्ति किसके अंतर्गत आती है, जो मॉडर्न टेरिटरीज वो कौन सी है, तो वो है वेस्ट और ईस्ट बंगाल। पुंड्रा व्यक्ति मॉडर्न टेरिटरीज है उसकी वेस्ट और ईस्ट बंगाल की। और गुप्ता पीरियड में ये रीजन जो है वो जाना जाता था एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी का। ताम्रलिप्टी जो कि इंपॉर्टेंट पोर्ट है और जो कनेक्ट करता था गुप्ता पीरियड को किससे, साउथ ईस्ट एशियन वाले रीजन से। तो ये जो रीजन था वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। एक चीज और ध्यान रखें, वेस्ट और ईस्ट बंगाल गंगेटिक प्लेन में पड़ता है, तो ऑब्वियसली काफी फर्टाइल रीजन हुआ करता था। लार्ज नंबर ऑफ कॉपर प्लेट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ लैंड सेल जो कि डिस्कवर किया गया है इस प्रोविंस से। तो आई होप आज के लिए इतना ही रहने देते। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।